सभी को नमस्कार और आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर जिसका नाम है स्नेह स्कूलिंग। आज हम कक्षा 10वीं के अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं की प्रश्नावली 1.3 के प्रश्नों को हल करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और पास लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच जाए। इस प्रश्नावली को शुरू करने से पहले हम इस प्रश्नावली से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रमेय समझ लेते हैं जिसका नाम है विरोधोक्ति विधि, जिसका एक इंग्लिश में नाम है कंट्राडिक्शन। इस विधि के अनुसार मान लीजिए कि P कोई अभाज्य संख्या है और A कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो इस विधि के अनुसार यदि जो अभाज्य संख्या P है वो A के स्क्वायर को विभाजित करती है, यानी कि P A स्क्वायर को विभाजित करती है, तो P A को भी विभाजित करेगी। यानी कि अगर हम इसका स्क्वायर हटा दें तो P उस A को भी विभाजित करेगी, A को भी विभाजित करेगी। ठीक है, अर्थात यदि कोई एक अभाज्य संख्या है और एक धनात्मक पूर्णांक है, तो यदि वह अभाज्य संख्या उस धनात्मक पूर्णांक को विभाजित करती है, यानी कि A स्क्वायर P से विभाज्य है या P A स्क्वायर को विभाजित करती है, तो P A को विभाजित करेगी या A P से भी विभाज्य होगा। तो ये विधि विरोधोक्ति विधि कहलाती है और इसी विधि से इस प्रश्नावली के प्रश्नों को हमें हल करना होगा। साथ ही साथ एक शब्द और, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्याएं वो होती है जिनका केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है और वो संख्या केवल एक होती है, यानी कि एक के अतिरिक्त उनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। यानी कि अगर मान लिया जाए कि A और B, A बटे B, मान लिया जाए कि A बटे B कोई एक भिन्न है जिसमें A व B सह अभाज्य संख्याएं हैं, तो सह अभाज्य संख्याएं होने का मतलब है कि A व B का, अर्थात A व B का एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो इसी को हम सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। यानी कि सह अभाज्य संख्याओं में केवल और केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड हो सकता है, वो है एक, इसके अलावा नहीं। यानी कि उदाहरण के रूप में यदि हम लिखे 4/6, तो ये 4 और 6 सह अभाज्य संख्याएं नहीं है, क्योंकि इनमें एक गुणनखंड तो एक है और साथ ही साथ ये दोनों संख्याएं 2 से विभाजित है, यानी कि दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है और 2 भी है, तो ये सह अभाज्य संख्याएं नहीं है, क्योंकि सह अभाज्य संख्याओं का केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड हो सकता है। यदि हम इसे 2 से काटें, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो अब ये बन जाएगी 2/3। अब अगर देखें तो इनका केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड है, वो है 1 के अलावा इनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसलिए अभी हम यहाँ कह सकते हैं कि 2 और 3 सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो ये दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो इस प्रश्नावली के लिए आवश्यक हैं। अब हम शुरुआत करते हैं हमारी प्रश्नावली 1.3 का पहला प्रश्न। तो प्रश्नावली 1.3 का पहला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए हमें सबसे पहले तो दिए गए प्रश्न के विपरीत कल्पना करनी होगी, यानी कि हमें मानना होगा कि √5 एक परिमेय संख्या है और अंत में उसे हमारे इस कथन को गलत सिद्ध करना होगा, जिससे ये सिद्ध हो जाएगा कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम सबसे पहले मानेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या है। तो यदि √5 एक परिमेय संख्या है तो हम ये भी मान सकते हैं कि माना √5 बराबर A/B, जहाँ B बराबर नहीं है 0 के। तो ये हमने इसलिए माना क्योंकि √5 अब एक परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या को हम भिन्न मान सकते हैं, जहाँ A और B सह अभाज्य पूर्णांक है। तो A और B सह अभाज्य पूर्णांक है। सह अभाज्य पूर्णांक का मतलब अभी आपको समझाया कि A और B का संख्या 1 के अतिरिक्त और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है इनका। तो अब जो हमने ये माना है इसे आगे हल करेंगे। तो √5 के बटे में 1 हम मान सकते हैं, तो
क्रॉस गुणा करेंगे तो b का इंटू √5 में हुआ तो ये हो जाएगा √5b बराबर a। यहाँ हमने इनका क्रॉस गुणा करा। अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का हम वर्ग करेंगे तो इसे लिखेंगे हम √5b का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर यानी कि √5 का इंटू 2 बार करना है तो रूट हट जाएगा और 5 आ जाएगा और b का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। यहाँ 5 और b स्क्वायर, इसका मतलब ये है कि 5 और b स्क्वायर ए स्क्वायर के दो गुणनखंड है यानी कि अगर हम लिखना चाहे तो इस 5 को इसके बराबर के उधर भेजेंगे तो ये उसके ए स्क्वायर के बटे में जाएगा तो b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटे 5 हम इसे लिख सकते हैं। तो जैसा कि हमने इस प्रश्नावली के शुरुआत में समझा था, दूसरा बिंदु कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है ए स्क्वायर और 5 एक अभाज्य संख्या है यानी कि ए स्क्वायर 5 से विभाजित है तो a भी 5 से विभाजित होगा। इसे हम यहाँ लिखेंगे। उससे पहले हम ये जो हमने किया है 5b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं और इसे हम क्या लिखेंगे कि यदि यहाँ पर चूंकि ए स्क्वायर 5 से विभाजित है, चूंकि 5 से विभाज्य है इसलिए a भी 5 से विभाज्य होगा। तो ये महत्वपूर्ण कथन है कि यहाँ पर हमें दिख रहा है ए स्क्वायर अगर 5 से विभाज्य है तो a भी 5 से विभाज्य होगा। ये विरोधोक्ति विधि का प्रयोग करके हमने ये दो कथन लिखे हैं। तो ये जो हमने दूसरा कथन लिखा है इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब हम लिखेंगे माना a बराबर 5m हम मानते हैं जहां m एक पूर्णांक है। तो ये हमने इसी कथन के आधार पर माना है कि a 5 से विभाज्य होगा यानी कि a 5 से विभाज्य है इसलिए a बराबर 5 और m को एक अन्य पूर्णांक संख्या हमने मान ली। अब इसे भी हल करते हैं, इसका भी दोनों ओर वर्ग करने पर या दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। यहाँ पर भी दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर यहाँ हो जाएगा 5m का होल स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर होगा 25 और m का स्क्वायर। अब समीकरण 1 से ए स्क्वायर के स्थान पर हम 5b स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ इस ए स्क्वायर की जगह पर हम 5b स्क्वायर लिखेंगे समीकरण 1 से। तो ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 5b स्क्वायर बराबर 25m स्क्वायर। तो ये हमने 5b स्क्वायर क्यों लिखा तो हम यहाँ आगे लिख देते हैं समीकरण 1 से। इसे हम आगे हल करेंगे। तो यहाँ आपको दिख रहा है कि 5b स्क्वायर दोनों गुणे में है और 25m स्क्वायर भी गुणे में है। यदि हम 5 को बराबर के उधर ले जाना चाहें तो 5 गुणे में होने के कारण इस 25m स्क्वायर के बटे में लिखा जाएगा। तो हम इसे लिखेंगे b स्क्वायर बराबर 5 इसके बटे में चला जाएगा पूरे के 25m स्क्वायर बटे 5। यहाँ हम 5 से 25 को काट सकते हैं, 5 एकम 5, 5 5 25। तो हमारे पास बचा b स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर। तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा है कि b स्क्वायर के दो गुणनखंड हमें मिले 5 और m स्क्वायर। इसका मतलब कि b स्क्वायर 5 से विभाज्य है या इसको हम लिख सकते हैं b स्क्वायर बटे 5 बराबर m स्क्वायर। तो यहाँ हमें साफ समझ में आ रहा है कि b स्क्वायर 5 से विभाज्य, तो उसी विरोधोक्ति विधि का प्रयोग करते हुए हम लिख सकते हैं कि b भी 5 से विभाज्य होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे चूंकि b स्क्वायर 5 से विभाज्य है इसलिए b भी 5 से विभाज्य होगा। ये जो हमारा कथन है इसे कथन 3 या समीकरण 3 हम नाम देते हैं। तो आप देखें कथन हमारे समीकरण नंबर 2 और 3 से यहाँ लिखा है a 5 से विभाज्य है और b भी 5 से विभाज्य है। यानी कि हमने जो कल्पना की थी शुरुआत में कि a और b सह अभाज्य पूर्णांक है, इसका मतलब कि इनका केवल एक के अतिरिक्त और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड इनका नहीं हो सकता है। लेकिन हमने यहाँ देखा तो इनका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 भी हमें मिला। a और b दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 हमें समीकरण 2 और 3 से मिल गया। इसका मतलब कि a और b के दो उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गए। अब तो अगर a और b के दो उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गए तो ये एक सह अभाज्य संख्या या सह अभाज्य पूर्णांक नहीं है, और सह अभाज्य पूर्णांक नहीं है तो √5 एक परिमेय संख्या भी नहीं है, और √5 एक परिमेय संख्या नहीं है इसका मतलब ये है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसे हम यहाँ स्पष्ट करेंगे। हम लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से a तथा b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, जो कि
हमारी कल्पना क्या थी कि ए और बी सह अभाज्य पूर्णांक है। तो हम ब्रैकेट में हम यहाँ लिख दें कि हमारी कल्पना थी कि ए व बी सह अभाज्य पूर्णांक है, यह हमारी कल्पना थी। तो इस कल्पना के विपरीत है, ठीक है। यानी कि समीकरण 2 और 3 से हमें पता चला कि ए और बी का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, जो कि हमने कल्पना की थी कि ए और बी सहभाज्य पूर्णांक है, इस कल्पना के विपरीत है। यानी कि सहभाज्य पूर्णांक का मतलब कि उसमें एक के अतिरिक्त और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड होने चाहिए, परंतु यहाँ उभयनिष्ठ गुणनखंड हमें 5 भी मिल गया। तो हमारी कल्पना के विपरीत है। इसके आगे हम लिखेंगे यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है कि √5 एक परिमेय संख्या है। यानी हमने त्रुटिपूर्ण कल्पना की थी कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो जब ये कल्पना हमारी त्रुटिपूर्ण निकल गई, इसका ये तात्पर्य हुआ कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लिखेंगे कि अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न सिद्ध हुआ। तो इस प्रकार से इस प्रश्नावली का ये पहला प्रश्न था। इसी प्रश्न के आधार पर प्रमेय 1.4 जिसमें √2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है और उदाहरण 9 जिसमें √3 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, वो दोनों प्रश्न भी बिल्कुल इसी प्रश्न की भांति हल होंगे। तो उन्हें आप स्वयं हल करने की कोशिश कीजिएगा। अब हम देखते हैं इस प्रश्नावली का दूसरा प्रश्न। तो अब प्रश्नावली 1.3 का दूसरा प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो जैसे कि हमने पहले प्रश्न में किया था, हमें सिद्ध करना है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो उसके लिए हमें विपरीत कल्पना करनी होगी कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, यह हमें मानना होगा। तो हम मानेंगे 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। तो अगर ये परिमेय संख्या है तो हम ये भी मान सकते हैं कि 3 + 2√5 बराबर a/b, जहाँ जो b है वो बराबर नहीं है 0 के, और a और b ये सह अभाज्य पूर्णांक है, जहाँ a तथा b सह अभाज्य पूर्णांक है। सह अभाज्य पूर्णांक का मतलब कि इनका संख्या 1 के अतिरिक्त और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो हमने जो ये माना है इसे हम आगे हल करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं जो 3 है इसे हमें बराबर के उधर पहुंचाना है। ये प्रश्न पहले प्रश्न से थोड़ा सा भिन्न है। इसे करने का ये तरीका है कि हम जो यहाँ पर संख्या दिख रही 3, इसे हमें बराबर के उधर भेजेंगे। तो जब बराबर के उधर भेजेंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ रह जाएगा 2√5 बराबर यहाँ चल रहा है a/b, और ये +3 बराबर के इधर आके -3 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ 2 और रूट के बीच में गुणे का निशान है, तो 2 को जब हम बराबर के उधर भेजते हैं तो 2 बटे में जाता है, तो यहाँ रह जाएगा √5 बराबर 2 बटे में जाएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं इस प्रकार से कि 1/2, और इस पूरे को ब्रैकेट में लिख देंगे a/b - 3। तो इस स्टेप में आप देख सकते हैं कि a और b पूर्णांक है जो कि परिमेय संख्या है। तो ये पूरी की पूरी संख्या भी हम परिमेय संख्या मान सकते हैं, यानी कि ये पूरा इस साइड वाला जो भाग है ये पूरी एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसके बराबर में √5 भी है, और √5 भी एक परिमेय संख्या है। परंतु हमें पता है कि रूट के अंदर कोई भी संख्या होती है वो परिमेय नहीं होती है, अपरिमेय होती है। तो हमारा ये कथन यहीं पर गलत हो गया। तो हम यहाँ लिखेंगे कि चूंकि a और b पूर्णांक है, इसलिए 1/2 a/b - 3 ये एक परिमेय संख्या होगी। तो अगर ये एक परिमेय संख्या है तो √5 भी एक परिमेय संख्या हुई इस आधार पर। तो हम लिखेंगे इस प्रकार, √5 भी एक परिमेय संख्या है, √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। परंतु हमें पता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। तो हम लिखेंगे परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो यही हमारा जो कथन था वो गलत सिद्ध हो गया है, यानी कि हमारी जो कल्पना थी वो त्रुटिपूर्ण थी। तो इसे हम लिखेंगे यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है। तो अब हमारी कल्पना क्योंकि गलत सिद्ध हुई है, इसलिए हम कह सकते हैं कि अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है।
ठीक है। तो 3 + 2√5 को हमने अपरिमेय संख्या सिद्ध करना था, तो उसके लिए हमने कल्पना कर ली कि ये एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या तो a और b इनके सहभाज्य पूर्णांक है। इसे हल करा तो हमने यह देखा कि √5 बराबर आया है 1/2 a/b - 3। ये पूरी एक परिमेय संख्या है, भिन्न में है, a और b पूर्णांक है, तो ये पूरी संख्या एक परिमेय संख्या अगर है तो √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। परंतु हम जानते हैं कि √5 एक परिमेय नहीं, अपरिमेय संख्या होती है। रूट के अंदर कोई भी संख्या अपरिमेय होती है। तो हमने वही लिखा कि a और b पूर्णांक है, ये भी एक परिमेय संख्या है पूरी। तो इस प्रकार √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, परंतु √5 तो एक अपरिमेय संख्या होती है। तो यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है, इसलिए ये एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से दूसरा प्रश्न हो जाता है। अब हम देखते हैं इस प्रश्नावली का तीसरा प्रश्न। अब इस प्रश्नावली का तीसरा प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। 3 प्रश्न हमें दे रखे, 3 संख्याएं दे रखी है। पहले दे रखी है 1/√2, दूसरी दे रखी है 7√5 और तीसरी 6 + √2। इन संख्याओं को भी हमें अपरिमेय सिद्ध करना है, इनके भी यही विधि होगी। पहला प्रश्न हम देखते हैं 1/√2, तो यह हमें सिद्ध करना है। तो इसके विपरीत हमें कल्पना करनी होगी, तो हमें लिखना होगा माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो अगर 1/√2 एक परिमेय संख्या है तो हम मान सकते हैं 1/√2 बराबर a/b, जहाँ b बराबर नहीं है 0 के, और a और b क्या है, 2 सहअभाज्य पूर्णांक, जहाँ a तथा b सहअभाज्य पूर्णांक है। तो जो हमने माना है इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। हम इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, b का इंटू 1 में और √2 का इंटू a में हम अगर करें तो b का इंटू 1 में करने पर हमें प्राप्त होगा b, और a का इंटू √2 में प्राप्त करने पर हमें प्राप्त होगा √2a। अब यहाँ पर हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो b का हो जाएगा b² और √2a का होल स्क्वायर, b² तो इसे रहेगा, √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 और a का स्क्वायर a²। तो इस स्टेप से हमें पता चल रहा है कि b² के 2 गुणनखंड हमें दिख रहे हैं, 2 और a², यानी कि a² को एक अन्य पूर्णांक है, b² का एक गुणनखंड 2 है, यानी कि b² 2 से विभाज्य है, तो b भी 2 से विभाज्य होगा। यहाँ पर वही विरोधोक्ति विधि का प्रयोग करेंगे। तो या इसको हम एक स्टेप आगे बढ़ा के ऐसा भी लिख सकते हैं, b²/2, 2 इसके बटे में आ जाएगा बराबर a²। और ये जो लाइन थी इसे हम समीकरण नंबर 1 नाम देंगे। तो हम लिखेंगे चूंकि b² 2 से विभाज्य है, तो जब b² 2 से विभाज्य है इसलिए b भी 2 से विभाज्य होगा। ये समीकरण नंबर 2 हुई। ये जो कथन हमने लिखा है इसे हम दूसरी समीकरण नाम दे देते। अब चूंकि b 2 से विभाज्य होगा, ये जो हमारा समीकरण नंबर 2 है, इससे हम लिख सकते हैं कि b बराबर 2m, यानी कि अगर b 2 से विभाज्य है यानी कि b का एक गुणनखंड 2 होगा, और m कोई एक अन्य पूर्णांक है, जहां m कोई पूर्णांक है। यहाँ पर भी हम इसे आगे बढ़ाते हैं तो दोनों पक्षों का यहाँ पर भी हम वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो हमें यहाँ प्राप्त होगा b² बराबर 2m का होल स्क्वायर, या b² बराबर 4m²। अब समीकरण 1 से b² के मान को हम यहाँ पे रखेंगे। समीकरण 1 में b² बराबर 2a² था, तो b² बराबर 2a² को हम b² की जगह लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 2a² बराबर 4m²। यहाँ हम लिख देंगे समीकरण 1 से। तो इससे आगे हम इधर हल करेंगे। यहाँ 2 और a² गुणे में है, 2 को अगर हम बराबर के उधर भेजेंगे तो वहाँ उसके बटे में चला जाएगा, तो हम इसे लिखेंगे a² बराबर 4m² बटे 2। 2 से 4 को काटेंगे, 2 दूनी 4, तो a² बराबर 2m²। तो अब यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि एक विरोधोक्ति विधि का प्रयोग हो सकता है यहाँ पर, कि a² के हमें 2 गुणनखंड प्राप्त हुए हैं, 2 और m²। इसका मतलब कि a² 2 से विभाज्य, तो a भी 2 से विभाज्य होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे चूंकि a² 2 से विभाज्य, इसलिए a भी 2 से विभाज्य होगा। तो ये जो हमारा दूसरा कथन है, ये हम समीकरण नंबर 3 नाम देते हैं। तो समीकरण 2 और 3 से हमें ये पता चल रहा है कि a और b इन दोनों का
एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 भी है, दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। लेकिन हमारी कल्पना थी कि a तथा b सह अभाज्य पूर्णांक है। सहअभाज्य है इसका मतलब कि उनका केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड होना चाहिए, वो है संख्या 1, परंतु यहाँ इनका 1 के अलावा 2 भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो इससे सिद्ध हुआ कि a और b सह अभाज्य पूर्णांक नहीं है, और अगर a और b सह अभाज्य पूर्णांक नहीं है तो फिर 1/√2 भी परिमेय संख्या नहीं है, जो हमारी कल्पना थी। परिमेय संख्या नहीं है इसका मतलब कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इन सब कथनों को हम यहाँ लिख कर सिद्ध करेंगे। हम लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 और 3 से a और b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, जो कि हमारी कल्पना के विपरीत है, जो कि हमारी कल्पना के विपरीत है। ठीक है, तो हमारी कल्पना के विपरीत यानी हमारी कल्पना थी कि a और b सहअभाज्य पूर्णांक है, तो ये हमारी कल्पना के विपरीत सिद्ध हुआ कि अब ये सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है, बल्कि इनके 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो 1 और एक संख्या 2। तो हम लिखेंगे यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो ये हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना थी कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो हमारी कल्पना को अब हमने सही कर लिया, तो हम लिखेंगे कि अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड। तो जिस प्रकार से हमने पहला प्रश्न हल किया था, ये भी उसी की बातें हमने हल किया है। तो इस प्रकार से इस तीसरे प्रश्न का ये पहला प्रश्न सिद्ध हो गया। अब हम इसका तीसरे का दूसरा सवाल देखते हैं, यानी दूसरी संख्या है 7√5, यानी हमें सिद्ध करना है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम इसके विपरीत कथन हम मान लेंगे। हम लिखेंगे 7√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो हम मान सकते हैं कि माना 7√5 बराबर है a/b के, और b बराबर नहीं है 0 के, जहाँ a तथा b सह अभाज्य पूर्णांक हैं, यानी इनका केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड है, वो है संख्या 1। तो इसे भी हमने जो माना है इसके आगे हल करते हैं। यहाँ हम देखें तो √5 के साथ में 7 गुणे में है, तो इस 7 को हम बराबर के उधर भेजेंगे, तो यहाँ रह जाएगा √5 बराबर a/7, जो कि गुणे में है तो बराबर के उधर जाके वो बटे में आ जाएगा, यानी कि b के साथ में इसका 7 का गुणा हो जाएगा, तो हम इसे लिखेंगे 7b। तो इस स्टेप से हमें ये पता चल रहा है कि a और b पूर्णांक है, और पूर्णांक है तो ये a/7b पूरी एक परिमेय संख्या है। ये अगर परिमेय संख्या है तो इसके बराबर में ही √5 हमने लिख रखा है, इसका मतलब कि √5 भी एक परिमेय संख्या हुई। परंतु हम ये जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या होती है, तो हमारा कथन यहीं पर असत्य सिद्ध हो गया। तो हम लिखेंगे चूंकि a और b पूर्णांक है, इसलिए a/7b एक परिमेय संख्या होगी। तो अगर ये एक परिमेय संख्या होगी तो इस प्रकार √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। परंतु हम जानते हैं कि √5 क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है, परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या होती है। तो ये एक विरोधाभास उत्पन्न हो गया, जो कि हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है। तो हम लिखेंगे यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है। तो हमने हमारी त्रुटि सही कर ली, और अब हम लिखेंगे कि अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध हुआ। तो इस प्रकार से तीसरे का दूसरा प्रश्न भी हो जाता है। अब हम देखते हैं तीसरे का अंतिम तीसरी संख्या। अब तीसरे सवाल की तीसरी संख्या है 6+√2। तो हमें सिद्ध करना है कि 6+√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके लिए हम इसके विपरीत कल्पना करेंगे, यानी मानेंगे कि माना 6+√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो चूंकि अगर 6+√2 एक परिमेय संख्या है तो हम मान सकते हैं कि माना 6+√2 बराबर a/b और b बराबर नहीं है 0 के, जहाँ a तथा b
सह अभाज्य पूर्णांक है, यानी इनका एक के अतिरिक्त और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो सकता। तो जो हमने माना है इसे आगे बढ़ाते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे 6 प्लस √2 लिखा हुआ है, तो अगर हम 6 को उधर भेजना चाहें तो 6 का चिन्ह बदल जाएगा और बराबर के उधर हम उसको लिख सकेंगे। यहाँ रह जाएगा √2 बराबर, यहाँ लिखा हुआ है a/b और 6 प्लस का उधर आके माइनस का 6 हो जाएगा। तो बस यहीं से लगभग हमारा कथन सिद्ध हो गया। आप चाहो तो यहाँ पे एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं, एलसीएम लेके √2 बराबर b और इसके 6 के बटे में कुछ नहीं तो हम मान सकते हैं 1, तो b और 1 का एलसीएम b हुआ, b से b कैंसिल हो गया, यहाँ रह जाएगा 1 a माइनस यहाँ 1 है और यहाँ b है, तो b का गुणा 6 में होगा तो 6b। तो ये एलसीएम लेने की मेथड है जो कि आपको आती है, छोटी क्लासों से ही सीखते आ रहे हैं। तो हमारे पास दूसरी स्टेप में प्राप्त हुआ कि √2 बराबर a माइनस 6b बटे b। तो क्योंकि a और b पूर्णांक संख्या है, तो ये जो पूरी इधर वाला भाग है बराबर के इधर, ये एक परिमेय संख्या है। तो अगर ये परिमेय संख्या है तो √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, परंतु हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या होती है। तो अगर √2 एक अपरिमेय संख्या है तो यही हमारा कथन गलत सिद्ध हो जाता है। तो हम लिखेंगे चूंकि a और b पूर्णांक है, इसलिए a माइनस 6b बटे b, यानी ये वाला भाग, ये एक परिमेय संख्या होगी। तो इधर वाला भाग एक परिमेय संख्या है, अगर ये परिमेय संख्या है तो √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। तो हम लिखेंगे इस प्रकार √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, परंतु हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या होती है। तो हम लिखेंगे परंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये एक विरोधाभास उत्पन्न हुआ और ये विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है। तो हम लिखेंगे यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है। तो अतः 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध हुआ। तो इस प्रश्नावली के सभी प्रश्न हमने हल कर लिए। इस प्रश्नावली के जो उदाहरण के प्रश्न सवाल है, उदाहरण 10 और 11, वो भी आप आसानी से इसी प्रकार से हल कर सकते हैं जिस प्रकार से हमने ये तीसरा प्रश्न हल किया है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो में समझाए गए सवाल अच्छे से समझ में आए होंगे। आप इनका और अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली 1.4 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।